हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 235, जिसमें हम देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो ध्यान दें, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होमोनिम्स। होमोनिम्स, ठीक है, ध्यान रखें, होमोनिम्स। ठीक, ये कैसे शब्द हैं? तो ध्यान रहे, ये सुनने और उच्चारण में, ध्यान से सुनना, सुनने और उच्चारण में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, सुनने और उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थों में भिन्न होते हैं। इनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भिन्न कैसे? तो भिन्न होंगे स्वर के आधार पर। ठीक है, स्वर व्यंजन, यहां साइड में देख लें, स्वर व्यंजन या फिर मात्रा के आधार पर। ठीक है, स्वर व्यंजन या फिर मात्रा के आधार पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, ये 4 शब्दों से मिलकर बना है शब्द। क्या? श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है, तो 4 शब्द कौन कौन से? एक श्रुति यानी सुनना, ठीक, फिर सम यानी कि समान, ठीक, फिर है भिन्न यानी कि अलग, सही है, और फिर क्या है? अर्थ। इन चारों से मिलकर ये शब्द बना है, यानी कि सुनने और उच्चारण में एक जैसे लगने वाले शब्द, ठीक है, यानी समान लगने वाले शब्द, लेकिन भिन्न होते हैं कैसे? अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, और इसे अंग्रेजी में होमोनिम्स कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम करेंगे प्रश्न, तो ध्यान दें, प्रश्न है आकृति। आकृति शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए बनावट। ठीक है, आकृति का सम भिन्नार्थक शब्द है बनावट। ध्यान रखें, गौर करेंगे व्याख्या पर, ध्यान देंगे। आकृति शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द शक्ल, आकार, बनावट होता है। क्या होता है? शक्ल, आकार, बनावट। ठीक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत बताते हुए मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। आकृति के सम भिन्नार्थक शब्द हैं शक्ल, आकार, बनावट, इतना ध्यान रखें बस। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, शब्द युग्म। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कुछ शब्द युग्म है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें, पर्यंत, पर्यंक, पर्यंत, पर्यंक, ये शब्द युग्म है। इसके सही अर्थ भेद का चयन करना है, तो ऑप्शन बी इसका सही अर्थ भेद है। क्या है? पर्यंत, पर्यंक का सही अर्थ भेद, तो ध्यान रखें, तक या फिर पलंग, तक या फिर पलंग। ठीक है, तो ध्यान दें, पर्यंत, पर्यंत व्याख्या देखें, पर्यंत का अर्थ होता है तक। क्या होता है? तक। जैसे हम बोलते हैं कि जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास बोलते हैं ना, विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन भर, जीवन तक चलने वाली, जब तक हमारा जीवन है तब तक चलेगी ये प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे ही पर्यंक, पर्यंक का अर्थ क्या होता है? पलंग। पर्यंक का अर्थ क्या होता है? पलंग, सॉरी पर्यंक है ये, पर्यंत नहीं, पर्यंक, इसका पलंग अर्थ होगा, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिना बिंदु है अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, अनेक अर्थ देने वाला, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे,
लगभग लगभग कह सकते हैं कि ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे। और एक खास बात, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होते हैं क्या? अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को भी। प्रश्न है, गौर करें, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो नेगेटिव वाला प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। यहाँ कुछ शब्द हैं ऑप्शन वाले, कौन से? कर, वर्ण, अर्क। क्या क्या है? कर, वर्ण, अर्क। ये कैसे शब्द हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, और कर का अनेकार्थी शब्द है क्या क्या? ध्यान दें। किरण, हाथ, टैक्स, सूर्ण इत्यादि। कर को हम क्या क्या कह सकते हैं? किरण, हाथ, टैक्स, सूर्ण इत्यादि। ठीक, और वर्ण के अनेकार्थी शब्द अक्षर हैं क्या क्या? रंग, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण्य, या चातुर्वर्ण्य किसको कहते हैं? यानी कि चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, चार वर्णों के लिए, चातुर्वर्ण्य। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये वर्ण के अनेकार्थी अक्षर हैं। क्या क्या? एक बार फिर से सुने, रंग, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण्य। ठीक, इसी तरह अर्क का अनेकार्थी शब्द होगा क्या? सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, काढ़ा, स्फटिक। क्या क्या? सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, काढ़ा, स्फटिक किसके अनेकार्थी शब्द हैं? अर्क के। ठीक है, तो ध्यान रखें। जबकि लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है, लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, तो कौन सा गलत है बताना है। ऑप्शन डी, तितीर्षु। अच्छा शब्द है तितीर्षु। ठीक है, तितीर्षु का अर्थ बता रहे हैं कि तप करने में संलग्न, जो कि गलत है। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। तैरने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तितीर्षु। तैरने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं तितीर्षु। बाकी के युग्म सही हैं। क्या है युग्म? ध्यान दें। युयुत्सु किसे कहते हैं? युद्ध करने का इच्छुक व्यक्ति। युद्ध करने में इच्छुक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? युयुत्सु। ऐसे ही मुमुक्षु, अच्छे शब्द हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी, यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ऐसे ही जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, और तितीर्षु किसे कहते हैं? जो तैरने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताऊं, देखो यहाँ सभी शब्दों के अंत में शु की प्रोनाउंसिएशन आ रही है। ठीक है, शु की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो जहां तक है शु का अर्थ होगा, अंत में अगर शु आ रहा है, ठीक है, चाहे वो सा वाला हो, चाहे वो कुशा वाला हो, ठीक है, या फिर शाशे षटकोण वाला हो। ठीक है, इनका अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छुक। ठीक है, इच्छुक यानी इच्छा रखने वाला। तो कभी कभी अगर ऑप्शन आपके पास आ जाए तो थोड़ा सा आप इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ निर्देश हैं, ध्यान दें। प्रश्न 3 से लेकर 7 के लिए इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं है वह आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो उस शब्द को ढूंढिए। तो देखते हैं, सीधा ऑप्शन दिए गए हैं, क्या जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ 4 शब्द हैं, चारों में से एक आपको शब्द देखना है जो कि अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दें, ऑप्शन डी, यहाँ पर 4 हैं। अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो नहीं है वो है किरण। ठीक है, किरण अनेकार्थी शब्द नहीं है इन ऑप्शंस की दृष्टि से। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। अंबर, वस्त्र, आकाश, ये कैसे शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, जबकि किरण इनसे भिन्न शब्द है। ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, ध्यान दें। मधु, दूध, शहद, शराब, ये 4 शब्द हैं। क्या शब्द अलग है इसमें, तो ऑप्शन बी दूध। ठीक है, दूध क्या है, भिन्न अर्थक भिन्न शब्द है। ठीक, ध्यान दें व्याख्या पर। मधु, शहद, शराब कैसे शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, जबकि दूध, दूध इन तीनों से भिन्न शब्द है। ठीक है, तो ध्यान रखें, मधु, शहद, शराब अनेकार्थक शब्द हैं। इनके अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, लेकिन दूध क्या है, दूध इन तीनों से ही भिन्न अर्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें, यहां पर भी 4 शब्द हैं। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, जो इनमें से अलग है वह शब्द है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण अलग शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या। इंद्र, सिंह, सूर्य कैसे शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। इंद्र, सिंह, सूर्य। ठीक है, जबकि ब्राह्मण इन तीनों से अलग शब्द है। ब्राह्मण इन तीनों से ही अलग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें। सजा, इसमें भी 4 ऑप्शन है। सजा, बल, शक्ति, सेना। ठीक है, सजा, बल, शक्ति, सेना। ठीक, तो इसमें से जो अलग शब्द है वे है सजा। कौन सा है, सजा। ध्यान दें व्याख्या पर। बल, शक्ति, सेना, बल, शक्ति, सेना, ये तीनों कैसे शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक, जबकि सजा इन तीनों से ही भिन्न अलग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले 4 ऑप्शन। तात, पूज्य, पिता, मोती। क्या क्या, तात, पूज्य, पिता, मोती, इन तीनों में से जो अलग शब्द है वे है मोती। कौन सा है, मोती। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। तात, पूज्य, पिता। तात, पूज्य, पिता कैसे शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक, जबकि मोती इन तीनों से भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अनेकार्थी शब्द नाग, ध्यान से सुनना। यहाँ एक शब्द है नाग, निम्नलिखित में से किसका एक अर्थ है, तो ऑप्शन ए हाथी। ठीक है, हाथी का अर्थ होता है नाग। ठीक है, नाग से सर्प यानी कि सांप का अर्थ मत लगा लेना। नाग मीन्स हाथी। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों में हमने करा था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखें प्रश्न की व्याख्या। नाग अनेकार्थी, नाग का अनेकार्थी शब्द। अच्छा, सांप भी इधर शामिल कर लिया गया है, पर्यायवाची में ये नहीं था। ठीक है, तो आप सांप को भी लेंगे क्योंकि बोलते ही हैं नाग देवता। ठीक है, मुझे भी थोड़ा डाउट था लेकिन अभी क्लियर है। ठीक, तो ध्यान रखें, नाग का अनेकार्थी शब्द है सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट। क्या क्या, सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी के ये शब्द क्या हैं, अलग हैं। मोक्ष, रथ, पारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर, तिरछी नजर तथा आक्षेप होता है। ठीक है, वह शब्द कौन सा है, आक्षेप यानी आरोप लगाना। तो ध्यान दें ऑप्शन डी कटाक्ष करना। ठीक है, कटाक्ष करना यानी टेढ़ी निगाहों से देखना। ठीक, तो तिरछी नजर और आक्षेप का अर्थ होता है कटाक्ष। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए होता है। क्या क्या, धन, मतलब, कारण और लिए होता है। तो वह शब्द कौन सा है, तो ध्यान रखें ऑप्शन सी अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है दोस्तों धन, मतलब, कारण या फिर लिए।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अर्थ कैसा शब्द है, व्याख्या में देखें अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, इसके क्या क्या अर्थ होंगे, तो ये हो सकता है धन, मतलब, आशय इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश किसको कहते हैं, फ्रेज को एक तरह से। ठीक है, यानी कि शब्दों का एक समूह, ठीक है, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए, यानी पूरे एक ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई इससे क्या होता है कि शब्दों के जाल से हम बचते हैं और बात हमारी स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। ठीक, तो ध्यान दें, अंग्रेजी में इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न है, गौर करें, जल में रहने वाला प्राणी, यानी जल में रहने वाला प्राणी कौन होता है, ऑप्शन सी जलचर। जलचर, ध्यान रखें, देखें व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, जल में रहने वाला प्राणी इस शब्दांश के लिए। ठीक है, ध्यान दें, शब्द है जलचर, क्या, जलचर, जबकि जल में जन्म लेने वाला क्या होता है, जलज। देखो, जल में रहने वाला प्राणी जलचर, ठीक है, और जल में जन्म लेने वाला प्राणी, ठीक है, उसे कहते हैं जलज। ठीक, और जल को धारण करने वाला, ध्यान से सुने, क्या जबरदस्त प्रश्न है, जल को धारण करने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं जलधर। धर से बना है धारण। ठीक है, तथा समुद्र को, और समुद्र को भी हम क्या कहते हैं, जल निधि कहते हैं। ये समुद्र क्या करता है, जल को धारण तो ही करता है। ठीक है ना, तो जल को धारण करने वाले के लिए हम एक शब्द लेंगे जलधर। ठीक है, और समुद्र को जल निधि कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गौर करें, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन बी आकिंचन। आकिंचन शब्द प्रयोग होगा किसके लिए, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखें, आकिंचन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक, अब देखें प्रश्न की व्याख्या, जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए शब्द है आकिंचन। ठीक है, और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसके लिए है शब्द अक्षम। अक्षम किसे कहते हैं, देखो, क्षम मीन्स समता, क्षम के आगे क्या लग गया, आ लग गया, तो ये वर्ड नेगेटिव हो गया, यानी कि जिसमें क्षमता ना हो कुछ करने की। ठीक है, उसे कहेंगे हम क्या, अक्षम। ठीक, ध्यान रखें, फिर है जो कुछ नहीं जानता हो, जिसे कुछ भी ना पता हो, कुछ नहीं जानता हो, उसे हम कहेंगे अज्ञ। क्या कहेंगे, अज्ञ। ठीक, ऐसे ही जिसमें सामर्थ्य ना हो, ठीक है, जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए हम कहेंगे असमर्थ। असमर्थ, ठीक है, ये कुछ जरूरी शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, जिसका निवारण ना हो, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए क्या शब्द होगा, ऑप्शन डी अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य। ठीक, एक होता है अनिवार्य की जरूरी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अनिवार्य जिसका निवारण ना हो सके। देखें प्रश्न की व्याख्या, जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए शब्द है अनिवार्य, और फिर है जिसका निर्णय ना हो सके, यानी जिसका डिसीजन ना हो सके उसके लिए शब्द है अनिर्णित। अनिर्णित। ठीक, फिर है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों के लिए शब्द है अविकल। अच्छा शब्द है दोस्तों, अविकल। ज्यों का त्यों, जैसे जैसे का तैसा, ठीक है, लगभग लगभग। ज्यों मीन्स जैसा, त्यों मीन्स तैसा। ठीक, तो ज्यों का त्यों इसके लिए शब्द है अविकल, यानी जैसा है वैसा ही। ठीक है, जैसे को तैसा नहीं, जैसा है वैसा ही। ठीक है, इसको इसे ऐसे याद रखें, तो अविकल इसके लिए शब्द है, ध्यान रखेंगे, अच्छा शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें,
समस्त पृथ्वी क्या है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला जिसका संबंध संपूर्ण पृथ्वी से हो वह क्या होता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, ठीक है, जिसका संबंध सभी यानी कि पूरी समस्त पृथ्वी से होता है, ठीक है, सार्वभौमिक, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कौन? अर्थात समस्त भूमि या फिर समस्त देशों से संबंध रखने वाला क्या होता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, इन तीनों में से कोई भी टर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखें, समस्त पृथ्वी हो, समस्त भूमि हो, समस्त देशों से संबंध हो, ठीक है, शब्द क्या होगा इस्तेमाल? सार्वभौमिक, ध्यान रखें। अब देखें व्याख्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ऑप्शन डी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए सही माना है। क्या माना है? विकल्प ए सही माना है, सार्वभौमिक। ठीक, देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ठीक है, सा क्या कैसा शब्द है? वर्ण है, तो ध्यान रखें पॉजिटिव वर्ण है, ठीक है, तो जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। और फिर है सर्वसाधारण से संबंधित, सर्वसाधारण से संबंधित यानी सार्वजनिक। सार्वजनिक किसे कहेंगे हम? सर्वसाधारण यानी कि समाज से संबंधित, सार्वजनिक, ठीक है, सब समाज में सभी चीजों सभी लोगों से संबंधित, सार्वजनिक, इसे ऐसे समझें। ठीक, फिर है सब भूमि, सब भूमि या सभी देशों में होने वाला, सब भूमि या सभी देशों में होने वाला क्या होगा? सार्वभौम। सार्वभौम, ठीक है, शब्द भौम का अर्थ ही होता है भूमि, ठीक है, सार्व यानी सर्व यानी कि सभी, ठीक है, तो ध्यान रखें, सब भूमि का सभी देशों में होने या फिर सभी देशों में होने वाला, सार्वभौम, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय शब्द का क्या आशय है? तो ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर व्यक्ति को क्या कहते हैं? अति इंद्रिय, ठीक है, हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, तो इन इंद्रियों से बाहर, ठीक है, इनकी इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो होता है उसे हम कहते हैं अति इंद्रिय, यानी कि वह एब्स्ट्रैक्ट पर्सन बोलेंगे उसको, ठीक है, जो ऐसी बातें सोच लेता है जो एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में नहीं आती, ठीक है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट पर्सनैलिटी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो सबसे टॉप पर्सनैलिटी होती है। ठीक, तो ध्यान रखें अति इंद्रिय, ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय इसका आशय है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सकता हो, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सकता हो, अर्थात इंद्रियों की पहुंच से भी बाहर हो, इंद्रियों की पहुंच से भी बाहर हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छा शब्द है अति इंद्रिय। ठीक, फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें, वर्षा की अधिकता, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं अतिवृष्टि। क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। वृष्टि मीन्स वर्षा, ठीक, तो वर्षा की अधिकता यानी अतिवृष्टि। फिर है कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, यानी कि कुछ आपके फेंकू दोस्त होते हैं दोस्तों, कुछ फेंकू दोस्त होते हैं जो हर बात में फेंकते रहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जब जाकर देखो तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है, होता है ना ऐसा, कुछ फेंकू इंसान होते हैं, कुछ क्या अधिकांश होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो ध्यान रखें अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताने वाले लोग, ठीक है, तो ध्यान दें कोई बात जो बड़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक, अलंकार भी है ये, ठीक है,
वो एक अलंकार है, इसका सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं पाई थी कि इतनी देर में सारी लंका जल गई। मतलब फेंकने की भी हद होती है दोस्तों। ठीक है, तो अतिशयोक्ति वहां होती है जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक, तो ध्यान दें, जिसके आने वाले की तिथि, जिसके आने की तिथि, आने वाले की नहीं, जिसके आने की तिथि यानी कि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहेंगे अतिथि। ठीक है, अतिथि मेहमान, मेहमान की आने की कोई तिथि नहीं होती, हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों मेहमान, मेहमान के आने का कोई भी समय नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम मेहमान को क्या कहते हैं, अतिथि, यानी कि जिसके आने की कोई भी तिथि निश्चित ना हो, ज्ञात ना हो, मेहमान। ठीक है, यानी अतिथि। ठीक है, अतिथि। ठीक है, एक मूवी भी आई थी अतिथि तुम कब जाओगे। ठीक है ना, बिना बताए आ तो गए हो लेकिन तुम कब जाओगे, थी ना परेश रावल की मूवी, तो वही अतिथि। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि है, मेहमान है, वह हमारे लिए ईश्वर के समान है। ठीक है, तो कौन, तो इसलिए मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अच्छा शब्द है अतिथि। ठीक है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ठीक है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन डी समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ठीक है, सम मीन्स समान, ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है। ठीक है, अगर अच्छा उदाहरण ले तो जैसे कि दूध होता है, ठीक है, हम उसे उबालते हैं, ठीक है ना, तो उबालने के बाद हम उसे ठंडा करते हैं, तो उसे हम उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गुनगुना। तो गुनगुना शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ है ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ठीक है, तो और जबकि हम अगर इसमें फ्रेजेस में देखें, ये सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो क्या होगा, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ध्यान रखें, अच्छा शब्द है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ठीक है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा वाक्यांश के लिए समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें, जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों समदर्शी, समदर्शी। ठीक है, जो सबको समान भाव से समझता हो और देखता हो, उसे हम कहेंगे समदर्शी। ठीक, अब ध्यान दें, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, उसी समय में होने या रहने वाले को हम क्या कहेंगे, समसामयिक। समसामयिक बहुत ज्यादा हिंदी में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, लेकिन अधिकांश क्या होता है कि इसका अर्थ नहीं पता होता। ठीक है, तो ध्यान रखें, समसामयिक यानी उसी समय में होने या रहने वाला। ठीक है, क्या कहलाता है, समसामयिक। ठीक है, ध्यान रखें। एक शब्द है तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक यानी कि तुरंत, उसी समय। ठीक है, यह भी लगभग इसी के समान शब्द है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों वर्तमान समय, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, इसे हम क्या कहेंगे, सामयिक। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सामयिक। ठीक है, तो अच्छे शब्द हैं समदर्शी, समसामयिक या फिर सामयिक, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन डी वाचाल कहते हैं। बच्चे होते हैं ना 9-10 साल के, तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतनी ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। उनसे आप एक बात बोलें, वो 10 बातें बोल के दिखाएंगे, तो वो क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वाचाल। ठीक है, वाचाल। तो ध्यान रखें, जो अधिक बोलता है उसे हम कहते हैं वाचाल। ठीक है, ध्यान रखें, अच्छा शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या,
जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, और जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, मितभाषी। एक बच्चा होता है, कंपेयर करें, एक होता है कि बोलता ही रहता है, उससे कितना भी चुप होने के लिए कह दो लेकिन वो चुप नहीं होता, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, है ना। वो क्या होता है, वो उसका स्वभाव ही है, वो बालक है, वो उसकी एक विशेषता है कि वो बच्चा है। ठीक है, इस बात को आप समझें। ठीक है, आप उसे कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेगा। लेकिन एक बात और है, ठीक इसी तरह एक अगर देखा जाए, एक बच्चा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल चुप रहता है, उससे कितना कहो कि बोल ले भाई, बोल ले, लेकिन वो बोलता नहीं है। ठीक है ना, मार लो पीट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, वो होते हैं मितभाषी, कम बोलने वाले। ठीक है, शांत स्वभाव के, ठीक है, साधु संत जैसे। ठीक है, तो ध्यान रखें, मितभाषी। ठीक, अब ध्यान दें, इसी प्रकार मृदु यानी मीठा बोलने वाले, कहते हैं ना मीठा बोलने वालों से बचो। सही है ना, क्योंकि ज्यादा रस टपकता है जिनकी जीभ से, वो खतरनाक होती है जीभ। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो कड़वा बोलेगा वो सच बोलेगा, ये बात ध्यान रखें, सच्चाई है जिंदगी की। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसलिए स्पष्ट बनो। ठीक है, चाहे बुरी बात कहो लेकिन स्पष्ट बनो, वो थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी लेकिन बाद के लिए चीजें सही होंगी। ठीक है, मीठा बनने से अच्छा है कि आप स्पष्ट बने, चाहे आपका व्यवहार कटु क्यों ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, ध्यान दें, इसी प्रकार मृदु यानी मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। ठीक है, मृदुभाषी कहलाता है। अब यह भी नहीं है कि 24 घंटे आप क्या है कि किसी की आलोचना ही करते रहें, उन्हें खराब अपशब्द बोलते रहें, गलत है ये भी। ठीक है, जहां बोलने की जरूरत हो वहीं बोलें, ऐसा भी नहीं है कि बोलते ही जाएं। ठीक, तो ध्यान रखें, मीठा बोलने वाले को हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कौवे को कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी ध्वनि के कारण कैसी होती है, कर्कश होती है। ठीक है, चुभती है कानों में। ठीक है, इसी तरह कोयल को सब पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज में मिठास होती है। ठीक है, हालांकि कोयल जो होती है बहुत चालाक होती है वो। ठीक है ना, अपने अंडे जो है वो कहाँ छिपा कर रखती है, कौवे के घोंसले में। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो कोयल कैसी होती है, मीठी ध्वनि बोलने वाली। ठीक है, तो ध्यान रखें, मृदुभाषी होती है कोयल। ठीक है, मीठा बोलने वाली। तो ऐसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा कड़वी जुबान भी किसी को पसंद नहीं आती। हर चीज की अपनी सीमा होती है, इसीलिए सीमा में रहकर ही हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक प्रसिद्ध दोहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा है, शानदार। आप इसे इंटरनेट पर एक बार देखें, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये है कि 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, दोहा कुछ इस तरह से है, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल, आप गई भीतर रही जूते खात कपाल। यानी कि ये जो हमारी जीभ है ना दोस्तों, ये कैसी होती है, ये बावली होती है। ठीक है, ये स्वर्ग से पाताल तक की बातें कह जाती है और कहने के बाद इतनी चालाक होती है कि खुद तो मुंह के अंदर हो जाती है। और जो जूते पड़ते हैं ना दोस्तों, वो हमारे सिर पे पड़ते हैं। जूते पड़ते हैं वो किसको खाने पड़ते हैं, वो सिर को खाने पड़ते हैं। और लेकिन एक्टिविटी किसकी होती है, हमारी जीभ की होती है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं सामने वाले को, उसको कहने से पहले खुद देखें कि आप कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, अगर इस बात को आप समझ गए तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी व्याख्या थी मेरे अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौर करें। कम या नपातुला खर्च करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी अच्छा शब्द है। एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, जो व्यक्ति कम खर्च करते हैं या अपनी जरूरत के हिसाब से चलते हैं, तो समाज में उन्हें एक उपाधि दी जाती है, उन्हें कंजूस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कंजूस होना अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा चीजों पर अगर आप धन खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप बेवकूफ हैं। सही है, तो आप
अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, अगर ये सब चीजों पर सोच विचार के आप चलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी आर्थिक रूप से। ठीक है, आर्थिक रूप से हमें कोई कमजोर नहीं करता, हम अपने आप को खुद करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। सिर्फ मानसिकता का फर्क होना चाहिए। जिस दिन से आप समझ लेंगे जहां 5 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, अगर वहां आप 1 रुपया खर्च करने लगेंगे तो आपके 4 रुपए अगली बार के लिए सेव हो जाएंगे। ठीक है, और आपको खुद को नहीं पता होगा कि वो आपके कब काम आ जाएं। इसीलिए हमें कैसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मितव्ययी, यानी कम या नपा तुला खर्च करने वाला। और ये केवल बातों, ये सिर्फ बातें उनके लिए नहीं है कि पैसा ही नहीं, और भी बाकी चीजें, आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, घर में हो, ठीक है, चाहे आपकी किसी भी जीवन से जुड़ी सभी चीजें, उनको हमें कैसा खर्च करना चाहिए, नपा तुला। हर चीज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आपको जब तक खुद अंदर से फील नहीं होगा ना कि ये चीज वेस्ट हो रही है मेरी वजह से, तो आप कभी भी उसका संग्रह नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप इस चीज को समझ लेंगे, आप अपने आप चीजों को बचाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए करें जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं। ठीक है, आप तो मर के निकल जाएंगे 100 साल में, लेकिन आपके बाद भी जो जीवन रहेगा उनके लिए तो कुछ छोड़ के जाएं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक, देखें अगली पंक्ति, ध्यान दें, थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला। अब ध्यान दें, कुछ लोग होते हैं बहुत कम खाते हैं, ठीक है, और नपा तुला खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिताहारी। क्या कहते हैं, मिताहारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों मतिमंद। क्या, मतिमंद होने की अवस्था। मति यानी कि बुद्धि, मंद यानी कि धीमी। ठीक है, तो मतिमंद होने की अवस्था को हम कहते हैं मतिमांद्य। क्या कहते हैं, मतिमांद्य। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है जो मद्यपान, ध्यान से सुने, जो मद्यपान करने का आदी हो, यानी कि जो मद्यपान करने का आदी हो उसे हम कहते हैं मद्यप। आजकल का बहुत युवाओं में ट्रेंड चल रहा है, मद्यपान उनकी जैसे जरूरत बन गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, रह ही नहीं पाते इसके बिना, क्योंकि दोस्त कर रहे हैं तो हम भी कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। सही है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं, शौक के लिए भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ध्यान दें, जो मद्यपान करने का आदी हो उसे हम मद्यप कहते हैं। क्या कहते हैं, मद्यप। चारों की चारों शब्द इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, सभी को आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।